आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एसपीडी का जो जीके का सीरीज चल रहा है लेक्चर 2। ये लेक्चर उनके लिए बेनिफिट होगा जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम देना चाहते हैं। पूरे सीरीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। आज का जो कंटेंट तैयार किया गया है, यानी कि आप जब देखेंगे इसका हेडिंग लोग लिखा गया है कि एसपीडी जीके निचोड़। ये सीरीज जो पहला वाला मैंने वीडियो डाला था उससे थोड़ा सा अलग हटके इसका हेडिंग होगा। आज की क्लास में बहुत मजा आएगा, तो क्लास को हम डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। चूंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो लोग एसपीडी पढ़ते हैं उनको पेज में कितना क्वेश्चन मिलता होगा, तो सारे क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आराम से और इस सीरीज को बहुत ही प्यार से पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला चीज आपको सीखना क्या है। पहला बात कि आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। क्लास को करते वक्त थोड़ी सी बातों को ध्यान रखिएगा। मन को शांत रखिएगा, मन को शांत रखना है। क्या करना है? मन को शांत रखना है। मैं ब्लैक ही ले लेता हूं, ज्यादा बेहतर हमको लगता है कि ब्लैक ही रहेगा। आराम से बैठ करके पढ़ना है। क्या करना है? आराम से बैठ करके पढ़ना है। एक बात याद रखिएगा, इस चैनल पर जो मेरा चैनल है विकास सर 1247, यहां आपको जो भी क्लास मिलेगा, ये क्लास मिलेगा रियली में आपको जो पढ़ाया जाएगा, आपको ये बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। कोई फालतू बातें नहीं, कोई बकवास नहीं। थोड़ा सा आपको समझाने में समय लगेगा उस चीज को कि मैं आखिर में करना क्या चाहता हूं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो मैं जो चीज सिखाऊंगा उसको देखिएगा। ये चिल्लाना और ज्यादा लाउडली बोलना मेरी आदत शुरू से नहीं रही है। बहुत ही आराम से पढ़ाने का एक अपना शैली रहा है। तो हमने जो देखा कि पहला जो पेज नंबर इसका, ये आप सोच रहे हैं कि सर ये आखिर में है कहाँ, किस पेज में है, तो मैं आपको थोड़ा किताब के बारे में समझाना चाहता हूँ। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको पता है कि आप जो भी पढ़ना चाहते हो आखिर में है क्या। तो क्लास 1 में आपने शायद नहीं देखा, तो आप क्लास 1 को भी देखिएगा। मैं उससे संतुष्ट नहीं था जिस तरीके से मैंने उसका लेआउट बनाया, और ये बना तो शायद ये थोड़ा मोरा बहुत बेहतर लग रहा है मुझे। तो मैं आपको किताबों के बारे में थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि आखिर में क्या है किताब, कहाँ से हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये आपका ये जो दिख रहा है, ये एसपीडी रेलवे का सामान्य ज्ञान है। मैं जरा इस किताब को समझाऊं दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा बात को। ये जो 32 लाइनें हैं, ये जो इसका 32 पेज है, 1 से लेकर के 32 तक, इसका हम लोग सीरीज अलग से करेंगे। ये एक अलग पैटर्न पे चलेगा, और हमने शुरुआत यहां से किया है, जिसमें यहां तक हम लोग जो पार्ट 7 तक है, पार्ट 7 तक प्रश्न बैंक को कहते हैं, क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक को उठाकर रखा गया है। और जीके का एक खास चीज मैंने देखा है, अधिकतर एग्जामों में देखा है, या बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, एसएससी का जीडी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम जो भी आपका हो रहा है जिसमें जीके का सेक्शन आता है, एक रिपीट है कि नए क्वेश्चन बनता है। कुछ नए क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन क्या है? रिपीट है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पकड़ना पड़ेगा, पैटर्न पकड़ना पड़ेगा। आखिर में वो सब कहां मिलेगा। गर्मी भी शुरू हो चुका है, तो कहां से क्वेश्चन आते हैं उस चीज को देखना होगा। तो ये इसमें इतने सारे क्वेश्चंस है, इतने सारे क्वेश्चन हैं कि अगर हम लोग इन सभी क्वेश्चन को, जितना क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अगर बारीकी से समझ लेते हैं, तो आपको पता है क्या होगा, आपको तो सिलेबस पे क्या होगा, कमांड हो जाएगा। तो मेरा टारगेट क्या है ना, कि मेरा टारगेट है कि आप पहले जीके को समझो, दायरा क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन घूम घूम करके आ रहे हैं, उसका एक बेस बनाना है। अब बेस बना करके आप उसको सब्जेक्ट में लेके चलिएगा, कहां से कौन से सब्जेक्ट में चलना है, ये करना है। ये नहीं कि मुझे आकर के 2 मिनट में 10 मिनट में क्लासेस खत्म करनी है। मेरी क्लासेस जो आएगी घंटों की क्लासेस आएगी, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट ऐसे करके, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा। अब देखिए हम लोग क्या करना चाहते हैं। हमने इसको ओपन किया, पेड आएगा, सब में आता है, और ये पेज खुला, सांची का स्तूप कहाँ है, तो आप देखेंगे ये शुरुआत करते हैं बॉस। तो ये जो पेज नंबर आपको दिख रहा होगा, तो पेज नंबर 33, इसका मैंने क्लास ले लिया है। आंकड़े बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, बस उसका लेआउट से मैं जरा
खुश नहीं था। ये मैंने किया है कि ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने के लिए वहां पे बनाया है। तो आज की हमारी जो क्लासेज है ये इसी पेज को समझाना है मुझे, और ये पेज वास्तव में एक यात्रा है। जब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो जीके का सेक्शन जब हम लोग चलेंगे लेकर के, उसमें एक यात्रा है समझिए, और उस पूरे यात्रा को एंजॉय कीजिएगा, पूरे क्लास को एंजॉय कीजिएगा, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। बहुत आराम से इस यात्रा का आनंद लेना है क्लास का, क्योंकि आप नए चीजों को सीखोगे, समझोगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहली आज की जिज्ञासा भरी क्लास में पहला जानकारी क्या कह रहा है कि पहला जानकारी है कि इसको लेते हैं कि भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई। सवाल पूछेगा तो 1972 में। सवाल मैंने बनाया कि भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप 69, 72, 72 में ये आंकड़ा से क्वेश्चन आपको क्या करेगा, रिकॉल कराएगा। रिकॉल करके आप याद कर लेंगे। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, तो शुरुआत में ही मैं बता देता हूं। पीडीएफ आपको अभी टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन टेलीग्राम को मैंने शायद अभी एक्टिव नहीं किया है, कर दूंगा। उसके बाद आपको मैं खुद बताऊंगा कि हाँ टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आइए एक एक्स्ट्रा जानकारी, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में, 1969 में इसरो की स्थापना हुई। 1969 में इसरो का फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। क्या आप लोग इसरो का फुल फॉर्म बता सकते हैं? अगर पता होगा तो यहीं पर वीडियो को पॉज करके कमेंट करिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कहा एक और याद रखिएगा, अगर 69 आ रहा है तो 69 को ही रखिएगा याद, बस 1800 लगा दीजिएगा। 1869 में किसका जन्म होता है, डेट भी आपको मैं लिख देता हूं, 2 अक्टूबर। तो ये आ जाएगा महात्मा गांधी के बारे में। क्लियर? तो ये पहले आंकड़े से हमने इतने कनेक्शन किए। अब कनेक्शन करके दूसरे में हम चलेंगे, दूसरे वाले पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक को कनेक्शन करके कहीं कहीं थोड़ा समय लगेगा और कहीं कहीं फास्ट हो जाएगा, तो देखा जाएगा। चीजों को मैं बहुत अच्छे से सबको समझाने की प्रयास करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज्यादा डेप्थ में ना जाऊं, ज्यादा डेप्थ में जाने पे कहानी अलग हो जाएगा। पुरी, पुरी जो है कहाँ है भाई, उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा। आपको पता है कि उड़ीसा हमारे बिहार से कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हो गया। राजधानी कहां बनाया? भुवनेश्वर। कहां बना? भुवनेश्वर। यहां पर एक झील है, नाम याद रखिए, चिल्का झील। नाम सुने होंगे, चिल्का झील। इंडिया में जब नेवी का ट्रेनिंग होता है तो ट्रेनिंग स्थल यहां पर है, नेवी का ट्रेनिंग स्थल चिल्का झील। कहां? उड़ीसा। पुरी भी कहां पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर जानते हैं किनका है? भगवान विष्णु का है, भगवान विष्णु का। और इंडिया में 4 धाम है, 4 धाम में एक ये आपका धाम, चारों धाम में पड़ता है। और बनाया गंग वंश के शासकों के द्वारा। गंग वंश में एक शासक थे अनंत वर्मन। क्या नाम है उनका? अनंत वर्मन। नाम देखिएगा ध्यान से, नाम थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूं, अनंत, जहां मैं लिख रहा हूं वहां पे फोकस कीजिए। अनंत वर्मन चुडंग देव। चुडंग देव नाम रट जाना है, अनंत वर्मन चुडंग देव। अभी अपने में दिया क्या? पुरी कहां? उड़ीसा। पुरी में मंदिर किसका? जगन्नाथ। जगन्नाथ किनका नाम? विष्णु जी का। और किसके शासकों ने बनाया? गंगवंश के। गंगवंश के कौन शासक? अनंत वर्मन चुडंग देव के द्वारा बनाया गया। और 4 धाम में एक धाम है। और रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है, यहां पर रथ की यात्रा निकलती है। इस पे हम लोग बात करें तो बहुत डिटेल्स में बातें करें। कहां बात करेंगे? जब हम जाएंगे प्राचीन इतिहास में दोस्तों, प्राचीन इतिहास में, तो हमारा एक आएगा गंगवंश, साउथ में गंगवंश आएगा, वहां पर डिटेल्स में करेंगे चर्चा। जगन्नाथ मंदिर किस वंश ने बनवाया? गंगवंश ने बनवाया। कहानी खत्म, यहां से चर्चा इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं, एक एक स्लाइड को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या मिलता है दोस्तों? पद्मा मिलता है। गंगा कहां निकलता है? तो गंगा इस तरीके से आप समझिएगा कि ये निकलता कहां से? उत्तराखंड के गंगोत्री से।
कहां से निकलता है? उत्तराखंड के गंगोत्री से। गंगोत्री से इसका उद्गम स्थल है। उत्तराखंड से यूपी प्रवेश करेगा, यूपी से बिहार में आएगा और बिहार से वेस्ट बंगाल जाएगा और वेस्ट बंगाल से क्रॉस करते हुए निकल जाएगा कहां? बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में भी जाएगा ना, आगे थोड़ा सा आगे जाएगा तो एक और नदी आएगा, यहां से निकल करके वो सिंधु नदी से निकलेगा, सिंधु नदी से निकल करके ऐसे क्रॉस करते हुए आकर के ये मिल जाएगा। जब ये मिलेगा ना तो जैसे बांग्लादेश में एंट्री किया तो इसका नाम क्या पड़ गया? पद्मा। गंगा भारत में है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? 2500 किलोमीटर। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? गंगा। पवित्र नदी कौन? गंगा। और जब ये बांग्लादेश में जाता है तो बांग्लादेश में जाकर इसका नाम क्या पड़ जाता है बताइए? बांग्लादेश में इसी को हम लोग कहते हैं पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है। इधर से जमुना आता है, जमुना। जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है ना, ब्रह्मपुत्र निकलेगा तो उसका नाम पड़ेगा जमुना। और ये जब मिलेगा यहाँ पे, इस मिलने की जलधारा को कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। बस इतना आप इस चीज को लिंक करके यहाँ याद करने की कोशिश करो, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा में तो हम लोग कहानी में चले जाएंगे, हमें तो सीखना है। आगे कहता है कि बांग्लादेश की कृषि का मुख्य आधार क्या है? यही गंगा। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। ये अच्छा ठीक है, वो आएगा। जुड़वा शहर कौन है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है। क्लियर? दोनों शहर हुसैन सागर झील में, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है, वीवीआई है। दोनों शहर हुसैन सागर झील से जुड़े हुए हैं। सिकंदराबाद एक प्रमुख कैंटोनमेंट क्षेत्र है, तो क्वेश्चन एमसीक्यू के तौर पे आएगा तो आप बना ही लीजिएगा। ठीक है। उसमें चेक करना चाहता हूं कि आखिर में इसका कलर कैसा आ रहा है। हाँ ठीक है, समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखना क्या है अपने को कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता। ये याद कर लीजिएगा। महाभारत का नया नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता। इस तरीके से इसमें लगभग 1 लाख क्या है? श्लोक है। इसे पंचवेद भी कहा जाता है। और भारत का महाकाव्य कितना है दोस्तों? महाकाव्य जो है हमारे पास है, महाकाव्य 2 है। एक रामायण, एक ये महाभारत। महाभारत के लेखक कौन हुए? महाभारत के लेखक कौन हुए? इन दोनों का है। यहां वेद व्यास कर लीजिएगा, वेद व्यास। और ये कौन है? वाल्मीकि। क्या नाम है इनका? वाल्मीकि। कभी कभी ना दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। मैं जब कंफ्यूज होता हूं तो मैं एक ट्रिक अपनाता हूं। इन दोनों के नामों में जब भी कंफ्यूजन आएगा तो एक ट्रिक अपनाइएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो महाकाव्य कौन? महाभारत। और पृथ्वी को जो सबसे लंबा लाइन खींचा जाता है उसको क्या कहते बताइए? इस सर्कल का सबसे लंबा लाइन को क्या कहिएगा? व्यास कहिएगा। तो ये ट्रिक क्या करेगा काम कि इस वेद को वेद व्यास हम कह देंगे ना, तो महाभारत का राइटर हमें पता चल जाएगा। और वाल्मीकि और जो वेद व्यास में हम लोग का कन्फ्यूजन था वो मिट जाएगा। अगला स्लाइड में चलते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। आपको पता है वेद कितने हैं टोटल? वेद टोटल 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 मंडल है। इसने देवताओं की स्तुति। और भारत में, ये क्वेश्चन तो आप खुद कर लीजिएगा। इसमें वेद जो है 4 है। पहला ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, और तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। तो चूंकि जब हम लोग इसको करेंगे कंप्लीट, जब वेद को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आपका समझ में आ जाएगा। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको बात बता दूं कि यजुर्वेद क्या है कि ये गद और पद में है। क्या है? गद में भी है और पद में भी है। और
सामवेद क्या है? भारतीय संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक कौन? सामवेद। अथर्ववेद क्या है? जादू टोना। जितने भी जादू टोना, नए जो आपका वशीकरण हो गया, श्राप हो गया, ये सब कहाँ मिलेगा? ये अथर्ववेद में। अथर्ववेद यानी कि वेद को पढ़ने के लिए हमें एक अलग से क्लास लेनी पड़ेगी, आप खुद जाकर के उसका स्टडी कर सकते हैं। इसको खुद जाकर के स्टडी कीजिएगा। कहाँ मिलेगा? तो आपको इतिहास के, प्राचीन इतिहास के पाठ में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, किसी पे कम समय, किसी पे ज्यादा मैं समय दूंगा। समय आपका ख्याल रखते हुए किसी किसी पे हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। राष्ट्रपति का त्याग पत्र जो होता है किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। याद देखिए, ये एक मैं एरो बता रहा हूं, इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको देगा? राष्ट्रपति को। दोनों का ये चेंज होते रहता है। क्लियर? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। और बहुत सारी बातें राष्ट्रपति पे मैं बात कर सकता हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा अलग किसी टॉपिक पे, इसलिए अभी आज राष्ट्रपति को मैं मूव करता हूं। नहीं तो राष्ट्रपति पे तो आधा घंटा 1 घंटा क्लास चल जाएगा। नहीं करना, आपको उतना सिखाना जितना मजा आएगा। कह रहा है कि अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हजामती दर्पण का रूप में उपयोग होता है। बिल्कुल सही है, ठीक है। हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वास्तविक और आभासी दोनों छवि बनाता है। तो जब बात करते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास मुख्य रूप से जो दर्पण पढ़ना, 3 पढ़ना है। समतल, उत्तल, अवतल। तो जरा बात समझिएगा कि जब भी अगर दर्पण बनेगा तो काल्पनिक जो होगा, काल्पनिक की मैं बात करूं तो हमेशा समतल और उत्तल में बनेगा, लेकिन काल्पनिक वास्तविक दोनों बनेगा कहां? अवतल में। अवतल का जो 6 स्थिति होता है, उसमें एक स्थिति ऐसा होता है कि व्यक्ति जब जैसे हम दाढ़ी बनवाते हैं ना, तो बाल को देखना पड़ता है कि बाल बारीकी से दिखाई दे। तो दर्पण के ध्रुव, दर्पण का जो ध्रुव होता है, पोल होता है, और उसका दर्पण का फोकस, ये मान लीजिए कि ये ध्रुव है और ये फोकस है, इसके बीच में अगर मैं हूं ना, तो यही स्थिति में दर्पण जब अवतल होगा तो हमें चीजें बहुत अच्छे से दिखाई देगा, और इस स्थिति में काल्पनिक बन जाता है। बाकी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन में कोई दम है नहीं। यहां पर देखेंगे कि तानसेन जो है, तानसेन का वास्तविक नाम क्या है भैया? क्या नाम है? तानसेन का वास्तविक नाम है बाबू रामतनु पांडे। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे। अतिरिक्त है कि वे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ध्रुपद शैली के महान गायक थे। और ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। यहां हम लोग एक आपको बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग नॉलेज शेयर करने जा रहा हूं। अकबर के 9 रत्नों का नाम, और जब और अकबर के 9 रत्न का नाम हम लोग पढ़ेंगे तो एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। और ये हमें भी अपने लाइफ में इस तरीके से कुछ चीजों को, यानी कुछ व्यक्तियों को संग्रह करना चाहिए। जरा सुनिएगा और समझिएगा कि हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अकबर के 9 रत्नों का जो नाम हमने लिखा, देखा कि अकबर के 9 रत्न हुए हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बीरबल। बीरबल जिनका वास्तविक नाम महेश दास। बीरबल जिनका वास्तविक नाम महेश दास। चलिए कोई बात नहीं। अकबर का पहला बीरबल, महेश दास इनका अपनी चतुर बुद्धि और हाजिर जवाबे के लिए प्रसिद्ध थे। आपने कई बार सुना अकबर और बीरबल के चुटकुले, अकबर और बीरबल की कहानियां, छोटे में आपने पढ़ा जरूर होगा। भूमिका है कि अकबर के परम मित्र और मुख्य सलाहकार, उन्होंने अकबर द्वारा चलाए गए दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। यहां से एक ऑब्जेक्टिव बात तैयार हो जाएगा। यहां हम लोग थोड़ा डेप्थ में चलेंगे, बाकी मैं आगे थोड़ा थोड़ा जानकारी लेकर के बढ़ते चलेंगे। अबुल फजल, ये एक महान विद्वान थे और इतिहासकार थे। इन्होंने अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास अकबरनामा और आईने अकबरी लिखी। आप यहां से एक और ऑब्जेक्टिव अपने पास जमा कर लिए। तो ये 2 हो गए, कौन कौन? बीरबल, अबुल फजल।
तानसेन, रामतनु पांडे, इन्हीं क्वेश्चन हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक, अकबर के दरबारी गायक, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके गायन से मेघ बरसने लगते थे और दीपक जल उठते थे। राजा मान सिंह, कुशल सैन्य सेनापति। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी आप अपने पोजीशन में आइएगा, ये आप है, तो आप अपने पोजीशन में आइए तो अपने पास एक परम मित्र रखिए, बढ़िया आपका फ्रेंड होना चाहिए। एक से नहीं होगा आपका फ्रेंड, तो आप अपने पास फ्रेंड का एक सर्कल रखिए और बहुत अच्छा रिलेशन सभी से आप रखने का प्रयास करेंगे। और आप देखिएगा अकबर के जो नौरतन है उनके बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करते हैं, और वे सभी अपने अपने क्षेत्र में क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कि काबिल है। तो हमें एक ही सर्कल का फ्रेंड रखने की आवश्यकता नहीं है, अलग अलग लोगों का आपके पास अलग अलग लोगों में होना चाहिए। ये नहीं कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे बाबू जॉब करने के लिए, उसी डिपार्टमेंट के पूरे लोगों का एक समूह रखिएगा। नहीं, आप अपने पास गांव के लोगों को भी रखिएगा, डिपार्टमेंट के लोगों को भी रखिएगा, डिपार्टमेंट से बाहर के लोगों को भी साथ अपना एक फ्रेंड सर्कल बनाने का प्रयास कीजिएगा, जो कि बेहतर आपका एक फ्रेंड सर्कल बन करके। देखिए, राजा मान सिंह उनका सैन्यपति है, तानसेन गाने के लिए प्रसिद्ध है, अबुल फजल इतिहासकार है, बिरबल हाजिर जवाबी है, राजा टोडरमल वित्त मंत्री और राजस्व। यहां से भी आपका एक ऑब्जेक्टिव तैयार हो गया। अकबर के वित्त मंत्री, उन्होंने भूमि, पैमाइश और लगान वसूली की नई व्यवस्था दहशाला प्रणाली की शुरुआत की। मुल्ला दो प्याजा, बुद्धि और वाक कटुपता में ये व्यक्ति बहुत ही आगे है। यह अपनी बुद्धिमानी के कारण बीरबल के प्रतिद्वंदी माने जाते थे। मतलब एक बीरबल और एक और बुद्धिमान व्यक्ति कौन, मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा इसलिए इनको नाम रखा गया कि भोजन में दो प्याज अधिक पसंद करने के कारण इनका नाम दो प्याजा पड़ गया। फैजी कवि और दार्शनिक हैं, अबुल फजल के बड़े भाई, और इन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों जो थे उनका फारसी में अनुवाद किए थे। अब्दुल रहीम खान खाना कवि और योद्धा थे। और आपको पता होगा जब पानीपत की लड़ाई हुई थी, हमने पहले क्लास में चर्चा किया था, अगर आपने नहीं देखा हो तो पानीपत का लड़ाई हमने आपको वहां तीनों चर्चा किया, अच्छी क्लास है, पहली क्लास जाकर देखिए। 1556 में जब होता तो अकबर का उस समय एज कितना होगा, आप खुद काउंट करके बताना कि अकबर तो पैदा हुआ 1542 में, 56 में तो युद्ध लड़ रहा है, एज कितना होगा इसका। तो इसके अंगरक्षक थे कौन, बैरम खां। तो बैरम खां का जो बेटा था, बैरम खां का बेटा, ये अकबर के संरक्षक और बैरम खान के पुत्र थे। इनके रहीम के दोहे आज भी बहुत प्रसिद्ध है। और नौवा है हकीम हुमाम। तो आपके इस सर्कल में एक डॉक्टर जरूर होना चाहिए, एक डॉक्टर, एक वकील, एक पुलिस, अलग अलग लोगों से अपना एक सर्कल बनाइए अपने लाइफ का, ताकि आपके लाइफ में सबको आप शामिल कीजिए। जब भी आप कोई काम करें उसमें लोगों को शामिल करें, सबके साथ अपना एक अलग रिलेशन, जिसको फ्रेंडशिप कहा जाता है, बनाने का प्रयास करें, ताकि आपके जीवन में एक दूसरे का लोग सहयोग करें। ये हम लोग अकबर के नवरत्न के कंसेप्ट से सीख सकते हैं। तो सवाल हम लोग फिर से अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा तेजी में बढ़ेंगे सवाल को, जितना सवाल कर सके। क्लास हम पूरा 1 घंटे का क्लास करेंगे, और 1 घंटे में आज मैं आपको जितना सिखा सकूं प्रयास करूंगा कि मैं उतना सिखाऊं। कहता खजुराहो का मंदिर 1000 वर्ष पुराना है। खजुराहो का मंदिर कहां पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश में। चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनाया गया, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको सूची में शामिल किया गया है। हाथी गुफा, हाथी गुफा उड़ीसा में है। खारवेल शासकों ने बनवाया। हाथी गुफा कहां, उड़ीसा में। हाथी गुफा उड़ीसा में स्थित है, इसे खारवेल ने बनवाया। यह उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं का हिस्सा है। जैन धर्म से संबंधित बाकी क्वेश्चन बना लीजिएगा।
गोकक, गोकक है, गोकक झरना कहाँ? बेलगावी, कर्नाटक में। गोकक झरना कर्नाटक के बेलगावी में स्थित है। इसे मिनी नियाग्रा भी कहा जाता है। यह मार्कंडे नदी पर स्थित है। क्वेश्चन आप लगा दीजिए। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा किसके? SO2 और NO2 के कारण। याद कर लीजिएगा, SO2 और NO2 के कारण। अम्लीय वर्षा किसके कारण? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 NO2 के कारण होता है। कौन सा? अम्लीय वर्षा। और इसके कारण मिट्टी की जो उर्वरता शक्ति होती है ये कम हो जाती है। ताजमहल जैसे जो स्मारक हैं जिसमें संगमरमर लगा है, संगमरमर, तो संगमरमर को यह क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है? तो यहां पर है SO2, NO2 नहीं है तो ये भी काम चलेगा। अगला, ये भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समय लूंगा, एक कहानी मैं सुनाऊंगा। ये कई लोग जब पढ़ते हैं तो देखते हैं। गुड अर्थ पुस्तक का नाम क्या है बॉस? गुड अर्थ। क्या नाम है वो? पुस्तक का नाम है गुड अर्थ। लेखक कौन है? पर्ल एस बक। दो व्यक्ति की कहानी। एक महिला, बड़ी मतलब कि शाही परिवार है, हुआंग परिवार है। ये कहानी जो है ना, स्टोरी बड़ा ध्यान से समझिएगा। चीन का है। चीन का एक बहुत ही अमीर फैमिली है, रिच फैमिली। वहां की दासी है कौन? ये ओ लान, ये फीमेल है। वांग लुंग एक मेल है। ये गरीब है। कहानी को समझिएगा, बड़ा मजेदार कहानी है। और ये दासी है। इन दोनों का शादी होता है। दोनों एक गांव में रहते हैं, गांव में कृषि करते हैं। कृषि करके अपना जीवन बहुत ही सुखी जीवन जी रहे हैं। बहुत मस्त जीवन इनका चल रहा, बहुत सुखी हैं। और अपने मेहनत से ये जो व्यक्ति है, अपने मेहनत के बल पर, और ये जो अपना आचरण के बल पे और अपने बुद्धि के बल पे परिवार को बहुत अच्छे से लेकर के चलता है लोग। लेकिन एक बार क्या हुआ, अचानक से अकाल आ गया। अकाल के कारण इनको शहर छोड़ करके जाना पड़ा दूसरे शहर में। और दूसरे शहर में क्या हुआ कि वहां की जो शासक थे उनका विद्रोह हो गया। विद्रोह के कारण वहां पर इन्होंने कुछ, इनको ज्वेलर्स मिल गए, ज्वेलरी मिल गया। ज्वेलरी कहेंगे यानी सोना और चांदी इनको मिला। ये लेकर के फिर से वापस कहां चले गए? इसी गांव में। गांव में अब इनके पास सोना और चांदी था, तो बेच करके ये व्यक्ति क्या हो गया? अमीर हो गया। और जैसे अमीर हुआ, इसने ओ लान के साथ क्या किया? रिश्ता जो खराब कर लिया। यानी जैसे ये व्यक्ति अमीर हुआ, नशा में, गलत संगत में, गलत काम में पड़ गया। और जो इसके पास सुख था, उस समय का जो सुख था, सारा सुख खत्म हो गया। और इनके जो बीच रिलेशन था, ये रिलेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये बहुत दुखी रहती है। बाद में चल के ये इनका मृत्यु हो जाता है। फिर इसके जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो ये जमीन खरीदा है अब अमीर बन करके, तो बच्चे भी जमीन बेच करके सब खत्म कर देते हैं। तो ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है, और स्टोरी और भी बेहतर है। स्टोरी को तो मैंने बहुत सारांश में बताया आपको। इस पुस्तक के लेखक जो है पर्ल बक हैं, और इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ, पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, गुड अर्थ के लेखक पर्ल बक। आगे बढ़ते हैं। अगला, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल का नाम है, भारत के प्रथम युद्धक मिसाइल है पृथ्वी। क्या नाम है? पृथ्वी। भारत की पहली युद्धक मिसाइल का नाम पृथ्वी। रेंज इसका 150 से 350 किलोमीटर। यह सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह को मारने वाली है। क्वेश्चन, भारत की पहली युद्धक मिसाइल का नाम क्या है? पृथ्वी। चर्चा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। कह रहा है कि सामाजिक सुधार करने वाले,
सामाजिक सुधार करने वाले प्रथम शासक कौन हुए? जलालुद्दीन अकबर हुए। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन? अकबर। जाजिया कर समाप्त किया गया, दीन इलाही धर्म की स्थापना की गई। यहाँ एक मैं सवाल आपसे पूछूंगा, जाजिया कर कब हुआ? ये जो सॉरी जाजिया कर को हटाया गया कब? व्हेन? आप कमेंट करके बताइएगा कि कब हटाया गया। सामाजिक सुधार करने वाले प्रथम मुस्लिम शासक अकबर। नेक्स्ट, स्लाइड 17, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंपोर्ट, एक्सिम बैंक और एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट बैंक इंपोर्ट बैंक की स्थापना कब? 1982 में हुआ। कब हुआ? 1982 में। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में, मुख्यालय मुंबई, विदेशी व्यापार को वित्तीय सहायता देने के लिए, और एक्सिम बैंक का पूछा स्थापना 1982 में। इकोनॉमिक्स का पार्ट में जब बैंकिंग पढ़े तो बैंकिंग में आप जाकर के इस चीज को विस्तार से पढ़ सकते हैं। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? उसका तो वैज्ञानिक का नाम है 1948 में किया गया। ट्रांजिस्टर आविष्कारक में जॉन बार्डिन, वाल्ट व्रेडन और विलियम शाकली। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इसका न्यू डाला गया और ट्रांजिस्टर का आविष्कार पूछ रहा 1948 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर का राजस्व मंत्री कौन? टोडरमल। अभी तो हमने थोड़ा देर पहले आपको पूरे इसके अकबर के 9 रत्नों की हमने यहाँ पर चर्चा की थी। अकबर के टोटल जो रत्न थे 9 रत्न थे, उसकी हमने यहाँ पे चर्चा किया। तो इस चर्चा में बढ़ेंगे तो सीधे यही इसको कंप्लीट करेंगे, बाकी इसको नहीं देखा जाएगा, ज्यादा नहीं देखेंगे। अकबर का राजस्व मंत्री कौन? टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन? टोडरमल। कौन? टोडरमल। टोडरमल जमीन मापन प्रणाली दहसाला अकबर के 9 रत्नों में शामिल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन? टोडरमल। थोड़ा तेजी में बढ़े। पृथ्वी का व्यास, ध्रुवीय व्यास। पृथ्वी का 2 ध्रुव होता है। कितना ध्रुव होता है? पृथ्वी का 2 ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसको जब यहां से आएंगे तो इसको ध्रुवीय व्यास कहते हैं। ये कितना है? 12,714। एक होता है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756। क्लियर? किलोमीटर में। तो ये हो जाएगा कौन सा? ध्रुवीय व्यास। यही इसको भी हम लोग क्या करेंगे? समझ लेंगे। ध्रुवीय व्यास कितना हो जाएगा? 12,756। सॉरी, ये ध्रुवीय गलत हो गया ना, विषुवतीय व्यास। विषुवतीय व्यास हो जाएगा कितना? 12,756। अध्रुवीय 12,700। पृथ्वी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना? 12,756 लिखा ही है, मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अगला, लोहे का निष्कर्षण किससे? तो हेमाटाइट अयस्क से होता है। किससे? हेमाटाइट। लोहे का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से होता है। क्वेश्चन, लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क से होता है? तो हेमाटाइट से होता है। हेमाटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Fe2O3। ये याद रखिएगा। यह लाल रंग का अयस्क होता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन? मुंबई। बंदरगाह जहाँ पे पोर्ट, जिसको पे जब समुद्री मार्ग से माध्यम से जहाँ पे व्यापार होता है उसको पोर्ट कहते हैं, बंदरगाह। इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। प्राकृतिक बंदरगाह है। क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन कंसेप्ट बताया? ये कंसेप्ट बताया ट्रांसले ने। किसने बताया? ट्रांसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना ट्रांसले वर्ष 1935 में यह अवधारणा दी गई। इसमें जीव प्लस पर्यावरण के दोनों को शामिल किया गया है। और पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने किया? ट्रांसले किया। हम मनुष्य हैं, जीव भी हैं इसमें, और जीव का संबंध पेड़ पौधों से कैसे होना चाहिए ये आज भी सिखाया जा रहा है, कल भी सिखाया जाएगा हमेशा। कि पेड़ को लगाना है, पेड़ को बचाना है, पेड़ को लगाना है, पेड़ को बचाना है, तभी जाकर के हमारी जो परिस्थिति है, इकोसिस्टम है, बहुत बढ़िया रहेगा, वरना हमारी जो स्वास्थ्य है बुरी तरह से प्रभावित होगी। और आज जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से तो समझिए कि हमारा स्थिति क्या होगा, आप समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 में। 69 से एक और याद करो। इसरो का स्थापना बोलो 69 में। 1869, 100 साल पहले चल जाओ। गांधी जी का जन्म, डेट मिले तो यहां कर लेना। यह इंदिरा गांधी सरकार के समय हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्वेश्चन बन जाएगा, आसान है। संविधान सभा जो है कैबिनेट मिशन 1940। संविधान सभा का निर्माण किसके सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ। देखिए, पहला 9 दिसंबर को। और जो सचिदानंद सिन्हा थे, सचिदानंद सिन्हा, उनको बनाया गया क्या? उसका अस्थायी रूप से अध्यक्ष। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अस्थायी अध्यक्ष का बनाया गया तो 11 दिसंबर को याद रखें। 11 दिसंबर, और ईयर वही चल रहा है। संविधान सभा का गठन के सिफारिश पर किया गया तो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर किया गया। और कैबिनेट मिशन के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम एक एक लाइन को समझाने का पहले प्रयास कर लेते हैं। जो जानकारी है उसको पूरा हम लोग समेट लेते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन? राष्ट्रपति। अच्छा, एक बात यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं, थोड़ा सा जानकारी लेते जाइए। राष्ट्रपति होगा भारत में किस अनुच्छेद में? 52। एज कितना चाहिए मिनिमम इनका? मिनिमम एज 35 साल। हाँ, एज को लेकर कंफ्यूजन होता है, आइए एज को लेकर कंफ्यूजन को दूर करते हैं। विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 साल। एग्जाम लिख देते हैं विधानसभा को। लोकसभा का सदस्य बनना है, बोलिए 25 साल। विधान परिषद का सदस्य बनना है 30 साल। राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 साल। राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति 35 साल। क्लियर? तो एज का 25, 25, 30, 30 और 35 वाला कंफ्यूजन आपका दूर हो चुका। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च, यानी तीनों सेनाओं का, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का, ये होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष। चर्चा करेंगे राष्ट्रपति में, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट। स्लाइड 9 में ध्वनि का मापक क्या है? डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। 0 डेसिबल को श्रव्य कहते हैं। 120 डेसिबल से अधिक ध्वनि हानिकारक होता है हमारे लिए। और ध्वनि का मापक क्या है? डेसिबल है। ध्वनि के मापक, अच्छा ये तो हो चुका है ना। नेक्स्ट, गांधी जी का जन्म कब, कहाँ हुआ? पोरबंदर में हुआ। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। 1869 वाला गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। और पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतली बाई। और गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे मैं आपको दे दूं। इनका पत्नी का नाम क्या है बताइए? पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। इनका बेटा कितना? 4 को। 4। लाल 2 है लाल, और 2 है दास। कौन? तो मणिलाल, फिर हरिलाल, रामदास, देवदास। देखो, मणिलाल, हरिलाल, रामदास, देवदास। गांधी जी जब मर गए ना, मरने के बाद मुख अग्नि कौन दिया? मुख में आग जो दिया गया है किसके द्वारा? अब बताओ। 1, 2, 3, 4 बड़े बेटे मणिलाल। इनके साथ इनका विवाद रहता था, विवाद ही रहा इनके साथ। तो जब गांधी जी मरे ना तो कहे हे राम,
तो रामदास ही क्या हुआ, मुखाग्नि दिए थे। क्या रामदास ही क्या किए थे, मुखाग्नि दिए थे। रामदास ही मुखाग्नि दिए थे। तो गांधी जी के 4 बेटे, फिर उनके माता पिता और पत्नी के बारे में आप जान चुके हैं, जना भी जान चुके हैं। तो गांधी जी से एक और चीज आप याद रख लीजिए, थोड़ा सा गांधी जी पे चर्चा हम लोग करेंगे। गांधी जी तो इतने मतलब कि बड़े सिलेबस हैं कि इन पर हम लोग चर्चा करें तो बहुत समय लगेगा, इनको पढ़ाने में 4-5 क्लासेस लग जाएंगी। तो 2-3 डेट याद कर लीजिएगा। जन्म 1869, 1893 चले गए वहां साउथ अफ्रीका, 1915 भारत में एंट्री करते हैं, और 1917 वाला डेट याद के बिहार में पहले भारत में पहले बार सत्याग्रह किए। उसके बाद बहुत सारा है, एक ये याद कर लेना 1948 में इनको गोली मार दिया गया। तो मृत्यु याद कर लीजिएगा, मृत्यु 30 को जनवरी में, तो शहीद दिवस मनाते हैं। 15 में 9 जनवरी को आए थे, 9 जनवरी को हमारे भारत में आए, तो हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस। यहाँ 2 अक्टूबर को जब पैदा हुए, 2 अक्टूबर को, तो अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो गांधी जी के जीवन से 3, अहिंसा दिवस, प्रवासी दिवस, शहीद दिवस, ये भी आप इंक्लूड करके यहाँ से समेट के लेके चलिए जानकारी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग तेजी से आगे बढ़ेंगे, हर जगह चर्चा डिटेल्स में ना किया जाए। आप बताइएगा क्लास कैसा लगता है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पहला क्लास भी देख लीजिएगा। गुप्त वंश के संस्थापक कौन, श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त, गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम साम्राज्य का विस्तार किए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन, श्री गुप्त। चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा की बात कर रहा है, बांग्लादेश की मुद्रा की बात कर रहा है, तो टाका, टाका, राजधानी ढाका, राजधानी ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टाका। शनिवार का अयस्क, जो शनिवार किसका अयस्क होता है, पारे का। शनिवार अयस्क किसका, शनिवार, शनिवार पारा का। पारा का संकेत होता है एच जी, क्या होता है, एच जी, जिसको आप लोग कई बार मरकरी भी कहते हैं, कहते हैं मरकरी कहते हैं। और ये द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन, पारा। अधातु कौन, ब्रोमीन। अधातु कौन, ब्रोमीन। अधातु कौन, ब्रोमीन। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। 1942 वाला नारा था, यह पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया। पहली क्लास में इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास में चर्चा हो चुका है। और ये जो है दिल्ली, क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, दिल्ली 1912 में भारत की राजधानी बनी, उससे पहले कलकत्ता राजधानी था। 1931 में नई दिल्ली को उद्घाटन किया गया। दिल्ली राजधानी कब बना, तो क्वेश्चन आसान है, बन जाएगा, क्वेश्चन कोई बड़ा नहीं है। नेक्स्ट, मिट्टी का कटाव। मिट्टी का जो कटाव होता है उसका कारण क्या है, मिट्टी के कटाव का कारण क्या है, तो जंगल का कटना। जंगल में जड़ होती है, जड़ मिट्टी को बांध के रखता है। जब जंगल कट जाएगा तो मिट्टी आसानी से पानी से बह के निकल जाएगा आगे। तो मिट्टी के कटाव का कारण क्या है, मुख्य कारण जंगलों का कटना। इससे बाढ़ और मरुस्थलीकरण बढ़ जाता है। पेड़ मिट्टी को बांध कर रखता है। मिट्टी के कटाव का कारण क्या, जंगलों का काटना। नेक्स्ट, हेलीवीड का भव्य मंदिर, होयसल के वंश के, हेलीवीड का भव्य मंदिर होयसल वंश के द्वारा स्थापित किया गया। होयसल शैली अपनी नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में इनकी कई मंदिर श्रृंखलाएं हैं। हेलीवीड के मध्य का जो मंदिर है, क्वेश्चन है होयसल। क्वेश्चन पे उतना हम चर्चा, क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान बनाकर हम लेकर आए हैं, उस चीज को फॉर्मेट में चेंज करके। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में उगाई जाती है। दार्जिलिंग, असम, नीलगिरी की जो क्षेत्र हैं वो ठंडी क्षेत्र हैं, तो चाय के लिए सबसे उपयुक्त है। चाय किस प्रदेश में, तो ठंडी प्रदेश में उगाई जाती है। कांच में बैगनी प्रकाश की गति क्या होती है, धीमी होती है। कांच में गुजरने पर बैगनी रंग का गति धीमा हो जाता है। बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, लाल रंग का गति सबसे अधिक। गति अगर बात करें बस, तो गति में क्या होगा, गति में क्या होगा बाबू,
बताइए, गति में किसका? बैगनी का धीमा और लाल का तेज। नेक्स्ट, जापान की मुद्रा एन। जापान की मुद्रा का नाम एन। जापान का केंद्रीय बैंक बैंक ऑफ जापान एन दुनिया के सबसे स्थिर मुद्राओं में से एक है। जापान की राजधानी मुद्रा। जापान सबसे पूर्वी जो है अपना पूर्वी देश कौन? जापान। पूर्वी देश कौन? जापान। जापान का राजधानी बोलो टोक्यो। जापान का राजधानी टोक्यो। मुद्रा क्या? एन। और उगते सूरज का देश कहते, उगते सूरज का देश काहे कहेंगे? जापान सबसे पूरब में है। जापान जो है सबसे पूरब में है ना। अब यहाँ सन है तो सन से कहाँ आएगा लाइट? जापान पे। सबसे पहले किसको मिलेगा? जापान को। इसलिए जापान को क्या कहेंगे? उगते सूरज का देश कहेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, चीन अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक। चीन ऐतिहासिक रूप से अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अफीम युद्धक जो है, अफीम के लिए युद्ध हुआ चीन और ब्रिटेन में। अफीम, मार्फिन और कोडीन जैसी दवाएं बनती हैं। अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा? चीन हो जाएगा। बेसिन की संधि किसके बीच? पेशवा और अंग्रेजों के बीच। बेसिन की संधि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ। यह संधि 1802 में हुआ। इसके बाद पेशवा अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। बड़ा मतलब कि विचित्र संधि हुआ। यह संधि क्या हुआ ना कि कमजोर कर दिया। लड़ाई जो था ना होलकर और सिंधिया के बीच हुआ। क्या करूं यहाँ डिटेल्स बताओ इनके बारे में। समय क्या करता है? अलाउ करता है। देखें, और अकेले रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, देखना पड़ता है सब कुछ। टाइम कितना हो गया है इसका? 47 मिनट हो चुका है। होलकर और सिंधिया की बातें कभी और कर लेंगे। बाजीराव द्वितीय जाकर के अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, हार जाता है। होलकर सिंधिया की लड़ाई में बाजीराव द्वितीय हार जाते हैं। हारने के बाद जाकर के अंग्रेजों से मिल जाते हैं। अंग्रेजों से मिलने के बाद एक संधि करते हैं जिसको बेसिन का संधि कहा जाता है। डिटेल्स में कभी आपको समझाएंगे इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। आगे बढ़ेंगे। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। यह नारा आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ है। उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। नेक्स्ट, बिहू कहाँ का? बिहू पे भी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। जो बिहू है असम का है। अब बिहू में 3 बिहू होता है। कितना? 3 बिहू। एक होता है जनवरी में, बिहू होता है 3। जनवरी में, अप्रैल में, अक्टूबर में 3 बिहू है। ये जो है ना माघ, माघ होता है जनवरी, काती होता है अक्टूबर में, और बोहाग, बोहाग होता है ये बीच वाला। तो बिहू कहां? असम। भाखड़ा नगलबाद, भाखड़ा नगलबाद जो परियोजना है किस नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा नगलबाद परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित है भाखड़ा नगलबाद किस नदी पर? सतलज नदी पर। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की? 1961 में। और अर्जुन पुरस्कार 1961 में प्रारंभ किया गया। यह खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1961 में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ? लखनऊ में। ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल के दिवस में इनको जब इनका जन्म होता है 29 अगस्त, तो उसी को हम लोग मनाते हैं क्या? राष्ट्रीय खेल के दिवस के रूप में। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पड़ेगा? लखनऊ में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक? मैसूर का। मैसूर कहाँ? कर्नाटक। टीपू सुल्तान पे चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। यहाँ पर ये यही जितना भी इसका आंकड़ा है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक।
टीपू सुल्तान मैसूर का शासक, मैसूर का शेर कहा जाता था। चौथे मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक है? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ेगा? कर्नाटक। और कर्नाटक को भी अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपने में संधि के तहत मिला लिया। इनके पिता का नाम क्या था? पिता इनके फादर का नाम याद कर लीजिए, हैदर अली। हैदर अली, फादर का नाम खाली याद रखिए, हैदर अली। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। स्थापना 1949 में हुआ था। एक सैन्य संगठन है। बटरफ्लाई शब्द तैराकी से है। बटरफ्लाई शब्द क्या है? तैराकी से है। एक सौर शक्ति 746 वाट। मोती मस्जिद कहाँ या किसने बनाया? शाहजहां ने बनाया। आगरा के किले में स्थित है। आगरा में। क्लियर? शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में। सासाराम बिहार वाले। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में। रंगा या रंगा कहते हैं, टीन और शीशा से मिलकर बना हुआ एक मिश्र धातु है। पढ़िएगा इसको, बनाइएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन? मिहिर सेन। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय कौन? मिहिर सेन। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कुछ खास नहीं, बस एक लाइन में याद। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अब बुद्ध धर्म पढ़ेंगे तो पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ याद कर ले गौतम बुद्ध का, या बुद्ध से संबंधित अगला स्लाइड में कोई भी आएगा तो मैं वहां डिटेल समझाऊंगा। बहुत सारी बातें बुद्ध के बारे में बताऊंगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हम लोग देखेंगे। एक राष्ट्रीय उद्यान आप याद कर लो। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक। बजट शब्द का अर्थ क्या था? चमड़े का थैला। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ? गुजरात में। प्रथम राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। पहला राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया। रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। गैट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक है, और इसको बदल दिया गया 1995 में, सॉरी 1 जनवरी 1995 में गैट को डब्ल्यूटीओ बदला। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म, डब्ल्यूटीओ का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और गैट का ये फुल फॉर्म पूछा गया है, मैच कर लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। और इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। 193 देश इसके सदस्य हैं, बाकी बनाइएगा। चकमा शरणार्थी कहाँ के? बांग्लादेश के हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस। विद्युत चुंबकत्व मृदु लोहा का बनाया जाता है। टी शब्द गोल्क से है। और बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन? बेडेन पावेल। ये सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक है अरुण शौरी। और संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, बनकर तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। इस्पात संयंत्र कहाँ? इस्पात संयंत्र जो बनता है किससे बनता है? ढलवा लोहा से बनता है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन? ग्राहम बेल। खत्म। तो हमारी कोशिश रही कि मैं आपको जितना जानकारी इस पेज में दिया गया है उसको अच्छे से समझाऊं। आप अगर अंत तक बने हैं तो आप ये जरूर बताइए कमेंट करके कि क्लास कैसा लगा। क्या आपको पीडीएफ चाहिए? तो कमेंट अगर आप करके बताते हैं कि यस मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको पीडीएफ बहुत जल्द दूर। एक टेलीग्राम चैनल चल रहा है, उसको मैं एक्टिव करके टेलीग्राम में आपको ये डाल दूंगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको पता है कि जो हमारा ये बैच चल रहा है, ये जो एसपीडी जी के निचोड़ है, ये हमारा समर्पण बैच का एक सीरीज है। और मैं अंत में आपको बताते चलूं कि जो हमारी सीरीज हैं, हम 3 सीरीज अभी तक लेके चल रहे हैं। एक चौथा सीरीज भी अपना लॉन्च होने वाला है। तो 3 सीरीज में कौन कौन सा सीरीज चल रहा है बैच, ये यूट्यूब चैनल पे विकास सर 1247 सरकारी नौकरी पर 3 बैचेज हम लोग लेकर के अभी रनिंग कर रहे हैं, जिसमें आपका विश्वास बैच मैथ का, और समर्पण बैच जीके एसपीडी का, और उड़ान बैच। तो सभी के लिए, फॉर ऑल जितने लोग हैं बिहार और यूपी के, इन सभी के लिए मैं उड़ान बैच लेकर के आया हूं इंग्लिश के लिए। इसके तहत आपको क्लास 1 से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। जय हिंद।